लाइव कर। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एवरीबॉडी प्लीज गेट अलर्ट और चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इमेजिनेशन की बात की थी। सभी को नमस्कार, राम राम भाई। अब देखो, अपने कमेंट से हटो और चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं। वो कैब का सेशन का आगे देखेंगे। अभी चीजों को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है सभी के सभी भाई, वाह, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हो यार। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। चलिए भाई, पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी इमेजिनेशन के बारे में। इमेजिनरी की जगह हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कह देते हैं। इमेजिनेशन को ही हम अगर कहना चाहें तो इसी को हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इस बात को लेकर एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार किया कि इफ के साथ जुड़ा हुआ हमारे सामने सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम आने वाली वर्ब इसके नाम पर यूज करते हैं वर, और वर अपने आप में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। पास्ट इंडेफिनिट के नाते हम लोग जो रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं वो रिजल्ट हमारे सामने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। मैं काम करता हूँ इस बातचीत को खूबसूरती से समझने के लिए कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, अटेंटिवली समझें, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर चीजों को आगे हम लेकर चलना शुरू करेंगे। इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो इमेजिनेशन को
इमेजिनेशन को या फिर इससे जुड़ी हुई बातचीत को समझने के आधार हम लोग तैयार कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे होंगी ये सारी बातें सक्सेसफुल, कैसे होंगी ये बातें बिल्कुल क्लियर, आइए इसको थोड़ा सा समझने समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने लिखे हुए ये सारे के सारे सेंटेंसेस इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशंस के बारे में हमें बताते हैं। सेंटेंस 1 हमारे सामने लिखा है, इफ केशव वर हेयर ही वुड गाइड मी। केशव यहाँ है तो नहीं, पर होने को हो भी सकता था। तो अगर केशव यहाँ होता वो मुझे गाइड करता। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता, हमने वर का यूज किया। आगे इसी बातचीत के साथ हम लोगों ने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया। कायदे से लिखी बात अपने आप में सही है। मैंने लिखा इफ संजीव वर द पीएम ऑफ इंडिया ही वुड रूल वेल। अगर संजीव प्राइम मिनिस्टर होने के लिए हो भी सकता है, अरे हाँ ना, तो बात तो खैर कुल मिलाकर इमेजिनेशन की ही हुई बच्चों। तो संजीव के साथ यहाँ वर हमने यूज किया, आगे ही के साथ लिखा वुड, यानी कि ये वाली बातचीत भी अपने आप में सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है, इफ शी वर अ प्रिंसेस शी विल लिव वेल। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो प्रिंसेस तो हो नहीं सकती, पर सोचने में क्या बुराई है। अगर वो प्रिंसेस होती तो शी विल, अब इस विल को हटाकर हम लोग इसकी जगह लिखने का काम करेंगे वुड, बिल्कुल सीधी बात। एक अगला सवाल हमारे सामने आता है, इफ आई वर यू यू वुड नॉट हेल्प हिम। मुझे ऐसा क्यों लगता है इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई परेशानी है? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर हमने इफ से शुरू किया, भाई हाँ ना, और इफ के बाद हम लोगों ने जो सब्जेक्ट यूज किया है कंडीशन बताने के लिए, जो सब्जेक्ट हमने कंडीशन बताने के लिए यूज किया है वही सब्जेक्ट हम लोगों ने आगे रिजल्ट बताने के लिए यूज किया है। आप अगर ध्यान से देखें तो जिस केशव की हमने बात की है उसी केशव के लिए हम आगे ही का यूज कर रहे हैं। जिस संजीव की हम बात कर रहे हैं उसी संजीव के लिए आगे हमने ही का यूज किया है। जिस शी की हम बात कर रहे हैं उसी शी का हम लोगों ने रिजल्ट के लिए यूज किया है, यानी कि दोनों तरफ हमारा सब्जेक्ट एक ही है। अरे हाँ ना, तो यहाँ पर अगर हम ही इस आई का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इस यू की जगह पर हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए आई। अरे बोलो हाँ, कॉमन सी बात हो गई। अब इस लिखे हुए सेंटेंस का मैं आपके सामने मीनिंग पढ़कर दिखाना चाहूंगा। इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मैं आपके सामने इसका मीनिंग पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मीनिंग क्या हो सकता है, कृपया ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों? अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, इफ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हिम। अब इस लिखी हुई बात के अगर अर्थ को हम समझें, इफ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हिम, मैं इसकी हिंदी आपके सामने बोलूंगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, मैं कह रहा हूं अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुने, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब उसकी मदद किसने की? तुमने की। फिर ध्यान से सुने, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब उसकी मदद किसने की? तुमने की। अगर तुमने उसकी मदद की तो तुमने एक काम किया, और काम करने वाले को हम डूअर कहते हैं। फिर से सुने, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब उसकी मदद तुमने की। अगर तुमने उसकी मदद की तो इस लिखी हुई बात को हम लोग डूअर कहेंगे। भाई तुमने अगर काम किया है बच्चे तो आप अपने आप में डूअर ही तो कहलाओगे, और डूअर को ही हम लोग पहले दिन से समझ कर आते हैं, तो डूअर को ही हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं भाई। अरे हाँ ना, तो डूअर की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ। अब अगर ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ तो कहानी थोड़ी घूमती नजर आ रही है। इस वर्ग के बाद लिखा हुआ ये भी तो सब्जेक्ट ही हुआ।
अरे हाँ है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी कोडिंग ठीक कर लेते हैं। ये मैंने कहा सब्जेक्ट वन, तो रिजल्ट में भी हम यूज करते हैं सब्जेक्ट वन को, और यहां पर ये लिखा है सब्जेक्ट टू। अरे भाई हाँ है ना, जो हमारी कंडीशन का सब्जेक्ट है वही हमारे रिजल्ट का सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट वन, और यहाँ जो भी हम लिख रहे हैं ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट का ही काम करता है। एक बार इस बात को फिर से समझें। मैं अगर कहूं अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता, इसका मतलब उसकी मदद करने वाले तुम हो। अरे हाँ है ना, अगर तुमने उसकी मदद की तो इसका मतलब क्या समझ आया, तुम डूअर हो, डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस पर दिमाग लगाएं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इफ आपका सामने ठीक लिखा हुआ है ही हमारे पास सब्जेक्ट वन है, इसी सब्जेक्ट वन का जिक्र हम लोगों को यहां लिखा हुआ चाहिए, तो यहां पर क्या हम लोगों को लिखना होगा, ही। अब इस सब्जेक्ट की जगह इसको भी हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना होगा, तो मी तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ा आई। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारे सामने सेंटेंस नंबर 5 का आंसर। अच्छा बेटो, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक छोटे से नियम की बात की थी और इसे हम कहते थे इन्वर्जन। क्या कहते थे बच्चों, इन्वर्जन। इन्वर्जन शब्द बना है इन्वर्स से, कुछ याद आ रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्वर्जन का बात की, तो इन्वर्जन ने हमें ये समझाया कि लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम रखते हैं किसकी जगह, इफ की जगह। तो इस इफ को हटाकर अगर हम इन्वर्जन लिखना शुरू करें तो सेंटेंस की शुरुआत में ही हम लोग लिखते हैं वर। इसी के ठीक बाद हम लोगों को लिखने की इजाजत हुई सब्जेक्ट वन को। अरे भाई हाँ है ना, इस वर को उठाकर हमने इफ की जगह रखा, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट वन। इसी के बाद वर जा ही चुका है सबसे पहले, तो जो लिखा है हमारे पास अब सब्जेक्ट टू, आने वाली बातचीत में सब्जेक्ट वन। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से इस लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखा हम लोगों ने वर सेंटेंस की शुरुआत में है, यानी कि ये इन्वर्जन है। अरे हाँ है ना, अब ये अगर इन्वर्जन है तो ये लिखा हमारे पास सब्जेक्ट वन। अरे भाई हाँ है ना, इस सब्जेक्ट वन का ही रिजल्ट में हम लोगों को जिक्र करना पड़ा, तो इस शी की जगह क्या लिखा होना चाहिए, आई। क्लियर है। अब ये सब्जेक्ट वन है और ये होना चाहिए सब्जेक्ट टू, तो बेटा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ही तो लिखोगे, इस हर की जगह यहाँ पर हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए शी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है मैं लिखना चाहूंगा वर आई शी आई वुड टेल द ट्रूथ। ठीक है जी, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सच बताता। तो अब कई बार स्टूडेंट्स के सामने पेपर में ये क्वेश्चन दिया जाता है और बच्चा घबराता है, वो कहता है सर ये आई शी आई कैसे काम कर रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हमने ये पूरी की पूरी जो बात यहाँ तक समझी है, लॉजिक लिखा, इसे बेटा दोबारा से देखें, समझें, फिर कहानी आगे लेके चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए दोस्तों, सर कहानी को आगे लेकर चलना चाहेंगे अब। तो भैया इन लिखे हुए सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये इमेजिनेशन के एस्पेक्ट्स हैं।
इमेजिनेशन बताने के तरीके जरूरी नहीं है एक यही हो, इमेजिनेशन बताने के इसके अलावा भी तरीके काम करते हैं, कृपया ध्यान से इसे समझें। जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो इमेजिनेशन बताने के हमारे पास दो तरीके और हैं। जैसे एक हम लोगों ने कहा आई विश, कभी कभी हम इसी की जगह पर यूज करते हैं वुड दैट। जब हम इस इमेजिनेशन की बात करते हैं आई विश या फिर वुड दैट, तो इनका शाब्दिक अर्थ हमारे सामने निकल कर आता है और इसे हम कहते हैं काश। क्या कहते हैं बच्चों? काश। कभी कभी इमेजिनेशन के लिए आप कहते हैं काश मैं अमीर इंसान होता, तो ये इमेजिनेशन की बात है। और ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं वर या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो आपने कहा आई विश आई वर अ रिच मैन। अगर हम वुड दैट से कहानी शुरू करें तो लिखा हुआ हमारे सामने वुड दैट माई फ्रेंड वर हेयर, काश मेरा दोस्त यहाँ होता। तो ये आपके जो बताने के तरीके हैं ना बच्चों, ये तरीके हैं बेसिकली इमेजिनेशन के। ठीक है, अभी इमेजिनेशन कैसे काम करती है, थोड़ा सा एक बार इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आपने देख लिया होगा। चलिए, इमेजिनेशन से जुड़े हुए कुछ और भी सवाल पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। और इमेजिनेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल कैसे कैसे सवाल घुमा देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस लिखना चाहूँगा। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो रीज़न बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं प्यारे साथियों, जरा इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर दिमाग लगाएं, फिर बात करते हैं।
इन सभी के सभी सेंटेंसेस को सोल्व करने का तरीका क्या है, आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इमेजिनेशन को लेकर दो तरह से सवाल बनते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये, इमेजिनेशन का ताल्लुक कौन से टेंस से है। पहला सवाल तो ये, इमेजिनेशन का ताल्लुक कौन से टेंस से है, प्रेजेंट से या पास्ट से। मैं एक बार एग्जांपल लेकर चलता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता, तो इमेजिनेशन का ताल्लुक आप समझ रहे हैं पास्ट से हुआ, इमेजिनेशन का ताल्लुक पास्ट से हुआ। फिर मैं कहूं आप इमेजिन करते किस चीज को हैं, जो आप है नहीं। अरे हाँ है ना, इमेजिन आप करते किसे हैं, जो आप है नहीं, यही तो इमेजिन करते हैं। आपने कहा अगर मैं एक राजा होता, मैंने कहा अगर मैं एक राजा होता मैं पूरी दुनिया पर राज करता। इस बात का मतलब क्या हुआ, राजा तो आप है नहीं। अरे भाई हाँ है ना। तो इमेजिन करने का मतलब हमें दो बातें समझाता है। एक बात तो ये कि इमेजिनेशन पास्ट से संबंधित है, और दूसरी बात ये कि इमेजिन हम करते हैं उस चीज को जो है नहीं। अब अगर मैं आपको कहूं इस समय तक ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते, अगर मैं कहूं कि इस समय तक ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते, इसका मतलब हमने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया। अरे भाई हाँ है ना। यहां से हम लोगों को एक बात समझ आ रही है कि लिखे हुए इस सेंटेंस में इट इज टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है इमेजिनेशन। क्या बताने का काम करता है भाई, इमेजिनेशन। ये हमें बताने का काम करता है दोस्तों इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का अगर हम सिलसिला यूज करते हैं तो अभी अभी आपने मैं इस सेंटेंस का मीनिंग समझाता हूं। इस समय तक आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं, और जो आप कह रहे हो तो ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। और इसी इमेजिनेशन की वजह से हम लोग हमेशा यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आती है ट्रिक बनाने की बातचीत, कृपया ध्यान से सुने और समझें। आप लोग लिखते हैं ऐसे सेंटेंसेस में इट इज टाइम, तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हो तो ये बताने की कोशिश करता है दोस्तों इमेजिनेशन। लिखा है मैंने आपके लिए इमेजिनेशन। अब ये मत कहना कि दिख नहीं रहा, इमेजिनेशन है। कॉमन सेंस लगाए और करो, कभी कभी सुन भी लिया करो। इमेजिनेशन की बात हुई, जब इमेजिनेशन की बात हमारे सामने हुई इस तरीके से, तो भाई इमेजिनेशन बताने के लिए हम इसी के साथ क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब का यूज करें। टाइम की जगह हम कोई और भी शब्द यूज कर सकते हैं। टाइम की जगह हम कह सकते हैं मोमेंट। ठीक है भाई, कोई भी शब्द हो सकता है। हम इसी बातचीत को अगर और अच्छे से लेकर चलें तो इसी के साथ हम लोग कभी कभी यूज कर सकते हैं राइट टाइम, हाई टाइम। हम इसी की जगह यूज कर सकते हैं राइट टाइम, हाई टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। किसी भी तरह के शब्द का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हाई लिखा है बेटा HIGH, HIGH। ठीक है, तो इसका मतलब इसके साथ भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं या फिर वर्ब का यूज करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब इस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो सेंटेंस नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम। इमेजिनेशन शुरू हुई तो आगे जो भी आप कहना चाहें तो वो हुआ आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। अगला सवाल लिखा है बच्चों इट इज राइट मोमेंट। ये वो पल है जिस समय तरुण गाड़ी खरीद लेता। इसका मतलब उसने गाड़ी खरीदी नहीं है, इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस में हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। क्या लिखा है, इट इज द सेकंड टाइम। ये क्या लिखा है भाई, इट इज द सेकंड टाइम। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना बेटा। यहां लिखा है इट इज द सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम का मतलब क्या हुआ, अब ये जो एक्शन है अगर ये सेकंड टाइम यानी कि अगर ये एक्शन दूसरी बार हुआ है तो इसका मतलब पहले भी एक्शन हुआ है। अब मैं अगर ये चीज कहने की कोशिश करता हूं ये दूसरी बार है तुम देरी से आए हो। अब अगर दूसरी बार तुम देरी से आए हो तो इसका मतलब इससे पहले भी तुम देरी से आए थे। अरे हाँ ना, इसका मतलब इससे पहले भी तुम देरी से आए थे। तो ये इमेजिनेशन तो नहीं है। अब इमेजिनेशन नहीं है तो यहां से सवाल तैयार होता है हमारे सामने इट इज। और इट इज के बाद ये जो लिखा हुआ शब्द है, कायदे से हम इस शब्द को ऑर्डिनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डिनल। ध्यान से बोलो जरा, ऑर्डिनल। ठीक है,
और इस ऑर्डिनल के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं वही टाइम या कोई भी ऐसा शब्द। अब अगर इसकी बातचीत को हम समझें, ऑर्डिनल होते क्या हैं भाई? ऑर्डिनल शब्द होते हैं आपके ऐसे शब्द जो क्रम की जानकारी दें। क्रम, जैसे हम अगर कहने की कोशिश करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा, ये सभी के सभी क्रम बताने वाले शब्द हुए। क्लियर है? अब इनके पीछे लॉजिक समझने से पहले एक बार ध्यान से इसे देखते हैं, हो सकता है आपको कोई बात याद आ जाए। बेटा इसे ध्यान से पढ़कर देखो। इट वाज द बेस्ट टाइम। इस बात को सर याद करने से पहले मैं एक पुराने सवाल पर लेके चलूंगा। हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, द रामायणा इज द बेस्ट एपिक दैट आई, क्या लिखोगे आगे? सी, सॉ, हैव सीन, हैड सीन। याद करो जरा, पुराना सवाल लिखने की जगह नहीं, इसलिए मैं लिखता नहीं इस बात को। सोचो और मुझे बताओ, द रामायणा इज द बेस्ट एपिक तो अगर हम इसको याद करें तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है पिछली क्लासेस में, और वो नियम क्या है कि सर अगर हम लोगों को लिखे हुए सेंटेंस के अंदर नजर आती है सुपरलेटिव डिग्री, क्या लिखा है मैंने? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करना चाहें, याद है भाई सुपरलेटिव डिग्री का लॉजिक? बिल्कुल याद होना चाहिए। तो सुपरलेटिव डिग्री का लॉजिक हम लोगों ने समझा है कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अरे भाई हाँ है ना, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यही सुपरलेटिव का लॉजिक ऑर्डिनल्स के साथ भी काम करता है, यानी कि इसके साथ भी हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। अब बात को ध्यान से समझो, ये हमारे सामने ऑर्डिनल लिखा है प्रेजेंट के साथ, इसीलिए हम इसके साथ आगे जो मेंशन करने का काम करते हैं वो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर मैं बात करता हूं, ये रही सुपरलेटिव डिग्री, पास्ट के लिखे हुए जिक्र में है, तो बेटा यहां पर हम लोगों को मेंशन करना पड़ा पास्ट का ही परफेक्ट टेंस। अगले सवाल पर काम करते हैं। शिखा विशेस, आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो विश वो प्रेजेंट में कर रही है, आईएस वो पास्ट में बनती। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने इस बारे में, इमेजिनेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिखा, आई विश आई वर अ रिच मैन। बात समझ रहे हैं? इमेजिनेशन की बात है। तो अगर कोई इंसान प्रेजेंट में विश कर रहा है तो यहां पर आप लोग यूज करते नजर आएंगे पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे हाँ है ना। लेकिन अगर यही बातचीत आपके सामने कह दी जाए पास्ट में, तो भाई इससे पास्ट का और ज्यादा पास्ट क्या होना चाहिए हमारे सामने? हैड सोल्ड। इन दोनों के दोनों सवालों का ध्यान रखना बेटा। प्रेजेंट की वजह से पास्ट में हम गए, और पास्ट की वजह से हम इससे ज्यादा पास्ट में गए, मोर पास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब अगली बात हमारे सामने आती है। मेरे सामने लिखा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखें। इट इज टाइम, इमेजिनेशन की बात हुई, तो इमेजिनेशन होने की वजह से ही आगे हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। क्लियर है? अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारे सामने फिर से इमेजिनेशन हुई, तो आगे क्या यूज करोगे बेटा? यहां पर एक छोटी सी बात बदलती नजर आ रही है। यहां पर एक छोटी सी बात नजर आए तो बदलती नजर आ रही है। एक बार फिर से वापस आओ, इमेजिनेशन बताने के लिए इट इज टाइम लिखा है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहां पर दूसरा सेंटेंस है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और वो रहा हमारे सामने ऑब्जेक्ट। इसको फिर देखते हैं, ये इमेजिनेशन है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। फिर ध्यान से देखो, ये हमारे सामने एक सेंटेंस रहा इमेजिनेशन का, ये रहा इसके बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक इसी बात को अगर मैं यहां देखता हूं, ये इमेजिनेशन हुई, ये रहा हमारे सामने सब्जेक्ट, ये रही हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये रहा आपका लिखा ऑब्जेक्ट। लेकिन इस लिखे सेंटेंस के बाद हम लोगों को यहाँ सब्जेक्ट नाम की तो चीज लिखी नजर आई नहीं। अब अगर सब्जेक्ट लिखा नजर नहीं आता, तो जो भी आपको वर्ब नजर आती है आप उसके साथ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जोड़ते हैं। इसका मतलब
जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने लिखे, इन सभी के सभी स्ट्रक्चर्स में कंपलसरी इनके साथ हम लोगों को जुड़ा हुआ चाहिए सब्जेक्ट। ये परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को इनके साथ जुड़ा हुआ चाहिए सब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इट इज टाइम अगर लिखा हुआ मिलता है और इस लिखी हुई बातचीत के बाद आगे हम लोगों को सब्जेक्ट लिखा नजर नहीं आया, तो जो भी वर्ब है ना बच्चों, उस वर्ब के साथ हम लोग जोड़ देते हैं टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बार इसे ध्यान से देखने की कोशिश करो। मैं रुकूंगा यहां पर 1 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चों ने ये रटा है भाई इट इज टाइम के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अरे भाई साहब, कहानी कितनी सारी बनी पड़ी है, ध्यान से देखो, रिवाइज करो, फिर ले चलते हैं बच्चों बातों को आगे।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस सारे के सारे जिक्र को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए भैया आगे लेकर चल लेते हैं बातचीत को। कंडीशन की बात को थोड़ा आगे हम लेकर चलने की कोशिश करें तो इमेजिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है, और कंडीशन बताने के सिलसिले कई तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंडीशन अगर हम बताने की कोशिश करें अगर हम कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन बताने के लिए शब्दों का परिचय आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लिख रहा हूं। मेरे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और साथियों मैं उम्मीद करता हूं इन लिखे हुए सेंटेंसेस में सिलसिला क्या है थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को समझने के प्रयास पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने इफ के साथ लिखी है ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आगे ये जो लिखा है रिजल्ट हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट में। हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले जो बातें समझी हैं उसमें नियम हम लोगों के सामने आया कि इफ के साथ लिखे हुए सेंटेंस की कंडीशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं तो जो भी हमारे सामने रिजल्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया जाता है। नथिंग न्यू। ठीक है भाई। अब अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें अगर लिखे हुए इन सेंटेंसेस में हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये रही हमारे सामने कंडीशन और ये रहा इसके सामने कहा हुआ रिजल्ट। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और रिजल्ट हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट में है। पहली बात तो ये। अब यही नियम अगर मैं यहां लगाने की कोशिश करता हूं, इफ वी बॉइल वाटर, कंडीशन है पानी को उबालना, और तो रिजल्ट हमारे सामने इट विल इवेपोरेट। क्या ये कहना सही होगा? क्या ये कहना सही होगा? अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या ये कहना सही होगा? आप लोगों को याद आ रहा होगा कि सर जब इस कंडीशन और रिजल्ट को मैं मिलाकर पढ़ता हूं तो ये तो आपस में मिलकर एक साइंटिफिक स्टेटमेंट बन रही है कि अगर आप पानी को उबालते हो भाप बन जाता है या ना। इसे अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो लिखी हुई बात है बेसिकली ये दोनों की दोनों बातचीत आपस में मिलकर एक साइंटिफिक स्टेटमेंट बना रहे हैं। और साइंटिफिक स्टेटमेंट होने का नाता ये कहता है कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे भाई हाँ है ना। और यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर हम बताने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया जाता है। अरे भाई हाँ है ना। तो वैसे तो ये कहना अपने आप में ठीक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का जिक्र करते हैं, पर कभी कभी इन कंडीशन और रिजल्ट को आपस में हम मिलाने की कोशिश करें
तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ बनाने की कोशिश करते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ की वजह से ही हम ऐसे रिजल्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताने का काम करते हैं। क्लियर है? अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो हमारे इस यूनिवर्सल ट्रुथ को हम लोगों ने 3 हिस्सों में अलग अलग 4 हिस्सों में बांट कर देखा, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल। कुछ याद आया बच्चों? तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो बताया गया था उस यूनिवर्सल ट्रुथ में अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ कहना आपका बेसिकली इस तरीके से हमने बांटकर पढ़ने का प्रयास किया था। अगली बात अगर मैं कहना चाहूं, इफ यू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अब देखो ये वाली लिखी हुई बात एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसीलिए इस विल की हमें जरूरत नहीं है और यहाँ दे के कोडिंग इंटरसेक्ट कहना अपने आप में ठीक है। तो कई सारे बच्चे रट कर चलते हैं कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो तो सही, क्या ये दोनों कंडीशंस और रिजल्ट आपस में मिलकर यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं बना रहे हैं? भाई हाँ है ना। चलो एक अगली बात से मैं मिलना चाहूंगा। हमारे सामने लिखी एक अगली बात आती है, इफ वी लव अदर्स दे विल लव इन रिटर्न। ये तो फिलोसॉफिकल बात है, प्यार दो प्यार लो, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो इसका मतलब ये लिखी हुई बातचीत आगे अगर हम देखें तो इसे विल की जरूरत नहीं, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट हुई। एक बार इसे ध्यान से देखें फिर थोड़ा सा जिक्र आगे ले चलते हैं भाई। चलिए भाई, बातें यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने समझ ली होगी। थोड़ा सा सिलसिला आगे लेके चल लेते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं। हमारे सामने 3 क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं। इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। एक बार इसे थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं प्लीज। अब अगर लिखी हुई इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश अगर करें तो लिखे हुए इस सेंटेंस में एक बार फिर से देखते हैं। यहां सेंटेंस लिखा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। मैं इस लिखी हुई बात के अर्थ को समझता हूं। अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अगर बॉस का फोन आया, बेटे आज नहीं तो कभी नहीं, तो क्या होगा? फिर तो मैं ऑफिस जाऊंगा। अरे हाँ है ना। फिर कह रहा हूं, अगर बारिश होती है मैं पकोड़े खाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं किसी से मिलने जाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं बारिश में नहाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं किसी से बात करूंगा। अगर बारिश होती है मैं किसी के साथ फिल्म देखने जाऊंगा। आपको गुस्सा उठेगा, आप कहोगे अरे सर एक काम करो, बारिश हो ही लेने दो। आप ना मानो बिल्कुल भी, मेरे मजाक को ध्यान से समझना। मैंने कहा अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा।
बॉस का फोन आया, बेटा आज नहीं तो कभी नहीं, तो कहानी बदल गई। और कहानी बदलने का मतलब क्या हुआ? सर बारिश का होना एक अलग बात है, और ये जो भी कुछ कहा है ये बेसिकली मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मैंने कहा अगर बारिश होती है मैं किसी से मिलने जाऊंगा। मैंने कहा अगर बारिश होती है मैं मूवी देखने जाऊंगा। बारिश का होना ना होना एक तरफ है, लेकिन ये जो भी मैं बता रहा हूं ये इनफैक्ट मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अरे भाई आई के साथ यहां पर विल का अगर यूज कर रहा हूं मैं, तो अपना फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरा फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कुल मिलाकर मुझे ये समझ आता है कि ये जो भी कुछ बताने की कोशिश की गई ये इनफैक्ट डिपेंड करता है मेरे मूड पर। और जो मूड की बात करने की कोशिश करे तो मूड को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सिलरीज जो होती हैं वो है आपकी मॉडल एक्सिलरी। इसका मतलब ये समझ आता है कंडीशन कोई भी हो लेकिन रिजल्ट बताने हमारे मूड पर डिपेंड करता है। और यहीं से हमारा सवाल तैयार होता है खूबसूरत। अगर ध्यान से हम समझते हैं तो भाई हमारे सामने लिखी हुई कोई भी कंडीशन लिखी हो, लेकिन जो भी हम रिजल्ट बताते हैं बेसिकली रिजल्ट बताना हमारे मूड पर डिपेंड करता है। और मूड को रिफ्लेक्ट करने वाली हेल्पिंग वर्ब को ही हम मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। अब अगर ये कंडीशन हमारे सामने लिख कर देती है परमिशन वाली बातचीत, तो परमिशन के लिए हम यूज करते हैं या तो मे या फिर कैन। अगर हमारे सामने किसी भी इंसान को हम सजेशन देने की कोशिश करते हैं तो हम यूज करते हैं या तो शुड, हल्का फुल्का सजेशन है तो शुड के साथ। और अगर हमारा सजेशन काफी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग यूज करते हैं मस्ट। डिपेंड करता है हम कैसा सजेशन देना चाहते हैं। अगर हम किसी इंसान को किसी रूल की बात बताना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं हैव टू। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कंडीशन कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कंडीशन का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है हमारे मूड पर। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यहां पर आप विल का यूज करें, विल की जगह आप कुछ और मॉडल एक्सिलरीज का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आए, इफ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। तो भैया आप अगर किसी इंसान को कहते हो भैया अगर तुम्हें गाड़ी की जरूरत हो तो आप उसे परमिशन ही तो दे रहे हो, तो विल से ज्यादा बेहतर यहां पर आना चाहिए यू कैन टेक इट। एक अगला सवाल आता है, इफ शी फील्स फीवर शी विल कंसल्ट अ डॉक्टर। अरे भाई किसी को बुखार है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हम उसको सजेशन दें कि भैया विल ना कहकर यहां होना चाहिए शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है, हमारे सामने लिखा सेंटेंस, इफ यू ज्वाइन द आर्मी। अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ये रूल है कि आप एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी जिएंगे। तो हटाओ इस विल को और इसकी जगह हम लोगों को यूज करना पड़ा हैव टू। यहीं से हम लोगों के लिए जरूरी बनता है कि हम लोगों को मॉडल एक्सिलरीज की जानकारी होनी चाहिए। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो मॉडल एक्सिलरीज के बारे में बात करेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? यहाँ आई के साथ विल का हमने यूज किया क्योंकि मैं डिटर्मिनेशन बता रहा हूँ। शेल होता तो नॉट फिक्स होता। कॉमन सेंस की बात है, इस पर बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। एक बार इसे ध्यान से देखें फिर आगे चलते हैं। यार तुम नशा तो नहीं करते हो? मतलब मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, तुम नशा तो नहीं करते हो दीपक? कैन की जगह में आ सकता है। अभी मैंने आपको बोला है कि भाई मॉडल एक्सिलरीज में हम इन चीजों को समझेंगे कि कैसे कहां पर क्या यूज होता है।
अब ये नए नए सवाल आ रहे हैं सर, मे की जगह कैन आ सकता है, इसकी जगह ये आ सकता है, उसकी जगह वो आ सकता है। यशवर्धन साहब कह रहे हैं कि सर आपने कल की क्लास में कहा था विल आता है। यार मैं यहाँ पर भौंक रहा हूँ इतनी देर से, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम्हें नहीं पढ़ना होता तो क्यों तुम अपना भी बेटा टाइम खराब करते हो? मैं सोचता हूँ कि रुक ही जाए, रुक ही जाए, रुक ही जाए। तुम्हारा ध्यान सुनने में तो है नहीं, किसी चीज को सुनना समझना तो तुम्हें अच्छा लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है समझते वक्त जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बोला कि यहीं से हम लोगों को समझना होगा कि मॉडल एक्सिलरीज का कैसे यूज होता है, लेकिन फिर भी उंगलीबाजी करने का मन करता है। इसकी जगह ये हो सकता है सर आपकी गर्दन को हटाकर यहां पर तरबूज रख सकते हैं। तुम नशा तो नहीं करते हो यार? हर रोज एक ही बात समझानी पड़ेगी कि रुक जाओ भाई, कमेंट बेवजह मत परेशान करो अपने आप को, लेकिन हर दिन वही घूम फिर के कहानी होती है। तुमने मजाक बना रखा है क्या बैच का? तुम्हें तो लगता है मजाक हो रहा है यार, तुम मेरे गहरे टीचर से नहीं पढ़ रहे हो भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, समझ लो भाई, बेवजह की बातें। आप एक बार इसे ध्यान से देखें, मैं चीजों को आगे लेकर चलता हूं। एक से एक समझदार पता नहीं कहां से टकराते हैं यार। हजार बार कहा है भाई, ध्यान से सुनो, देखो, समझो। आपकी अपनी गुदगुदी नहीं मिटती यार, बेवजह के सवाल। सर ये हो जाए तो क्या करें, सर वो हो जाए तो क्या करें। अरे भाई सारी चीजें करेंगे, पहले ये चीज तो समझ लो जो बता रहा हूं। सिलेक्शन पाने के तरीके ठीक नहीं है आप लोगों के, मेरी बातों का बुरा मत मानना, हर दिन आप मानते नहीं हैं। तीन मार्च को पेपर है, 3 मार्च को पेपर है। आज अगर मैं तारीख देखने की कोशिश करता हूं तो आज 4 दिसंबर है। आप में से कोई भी ऐसा इंसान मूर्ख नहीं है जो ये नहीं हिसाब लगा सकता कि दिनों की संख्या कितनी है। आप में से कोई भी ऐसा इंसान मूर्ख नहीं है। एक एक दिन को जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सिलेबस में हम कितने पीछे रह जाएंगे अगर हम आज इन चीजों को समझ नहीं पाए तो। अरे जो चीज समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लो भाई। ये जितने भी दिमाग में उछलते हैं ना सवाल, इनको रोक लो। हो सकता है आपके सवाल पूछने की बात खत्म कर दूं मैं कुछ समय के बाद, जो आप पूछना चाहते हो मैं खुद ही बता दूं, पर पता नहीं आप क्यों नहीं मानते हैं। कौन सी ऐसी दवा है जो आपकी इन सर इनमें से जो बच्चे ना ये रेगुलर बकवासबाजी करते हैं ना, उनके ना आप प्लीज अकाउंट्स को ब्लॉक करें और इनके सारा कोर्सेज को ब्लॉक करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर
पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो बड़े शांति से चीजों को देखते हैं, और जो लोग हो सकता है उनके लिए मस्खरी हो रही हो, उन्हें सस्ता कोर्स मिल जाता है तो उनके लिए टाइम पास हो जाती है, उन्हें ये लगता है। मुखर्जी नगर आओगे तो महसूस होगा तुम लोग क्या चीज पढ़ रहे हो इतनी सस्ती फीस में। खैर, अभी तो एक टॉपिक नहीं हुआ तब ये तुम्हारा हाल है। इतना सारा सिलेबस पड़ा हुआ है यार, उसमें तो तुम अपने आप को तो क्या, मुझे तो मेरे ख्याल से जान से ही मार दोगे। ऐसे थोड़ी पढ़ने का तरीका होता है यार। डाउट आते हैं कहाँ पूछने जाए, अरे डाउट से पहले रुको तो सही, पहले कुछ समझ तो लो यार। डाउट आते, क्या करूंगा मैं डाउट का बेटा? मैंने 2 जमा 2 4 सिखाया है, आप डिवीजन का सवाल पूछ रहे हो। आपको ये महसूस ही नहीं होता आप क्यों पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? रुको तो सही यार, शांति तो करो भाई। लेकिन नहीं, लगे पड़े हैं भाई, बिल्कुल लगे पड़े, हर रोज यही आधा घंटा समझाने में लग जाता है। आप लोगों को हर रोज आधा घंटा ये समझाने में, रुक जाओ भाई, कमेंट से आप लोगों को परेशानी नहीं, मुझे परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज मैं बता रहा हूं ये चीज बेकार है आपके लिए। अब एक लड़का पूछ रहा है सर आपने तो विल की जगह शेल बताया था। अरे भाई पढ़ के तो देख ले क्या लिखा है। आई के साथ विल फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए, क्या मैं इस बात को दोबारा से समझाऊं? क्या आपके पास इतनी फुर्सत है कि पिछले लेक्चर सारे के सारे मैं रिवाइज कराता चला जाऊं? क्या आपके पास इतनी फुर्सत है? लाइव क्लास लेने का फायदा क्या हो? क्या आपके पास इतनी फुर्सत है कि जो चीज मैंने एक बार समझा दी, एक बच्चा कहता है सर यहां बिकम की जगह बिकेम आएगा, हेड बिकम आएगा, एक बार फिर से बताओ। आर यू सीरियस माय डियर स्टूडेंट्स? आपके पास रिकॉर्डेड है लेक्चर, 2 बार देखो, 50 बार देखो, हु केयर्स? आप कितनी भी बार पूछो यार, मुझे क्या दिक्कत है, आप उसको बार बार देखे जाओ, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज वेरी प्रेशियस टाइम। 3 मार्च सच है, झूठ नहीं है। CHSL की कल नोटिफिकेशन आ चुकी है, लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आपके लिए मजाक हो रहा है कमेंट पे कमेंट, सर दोबारा बता दो। इज इट अ जोक? अटेंटिवली सुनो यार, क्यों नहीं सुनते? 15,000 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच, बाकी सब लोग ध्यान से सुनते हैं, आप में ऐसी क्या परेशानी है? क्या आपका दिल टूट गया है? क्या आपकी मोहब्बत आपको साथ छोड़ के भाग गई है? फिनाइल पियो, मजे पे मजे लिए जा रहे हैं। इतनी फुर्सत है इन बच्चों के पास, यहां जिंदगी मौत के सवाल खड़े हुए हैं यार। ये लास्ट सेशन चल रहा है वैकेंसीज का, दिसंबर मिड तक और भी वैकेंसीज आएंगी, जनवरी तक और भी वैकेंसीज आएंगी, और उसके बाद पूरे साल बैठकर ताली बजाना। और जिसका ये चांस निकल गया अगले 2 साल तक इंतजार करना। बेटा वैकेंसीज का नामो निशान नहीं है कहीं पर भी। तब महसूस होगा कि गोपाल वर्मा सर कभी कभी क्लास में सीरियस होकर हमें क्यों खींचते थे। हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए चिंता हो, इसलिए समझाने का प्रयास करता हूं। वरना आपके कमेंट ये जो लगातार कोशिश कर रहे हैं ना सर इग्नोर करो, ब्लॉक करो, बेटा एक एक सिलेक्शन की चिंता है, एक एक सिलेक्शन की चिंता है। वरना आप अगर हैं तो बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करते रहो, लेकिन हो सकता है आप लोगों को समझाने से आप लोगों के सिलेक्शन आप लोग जरूर निकालें। आप लोगों के लिए रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे आज डांटने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे कभी फुर्सत में बात, सारा दिन आप बातें करें मुझसे, लेकिन इस समय पढ़ने की बात है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। दिस इज योर लाइफ। मैं चीजों को ये सोच के कि भैया जितना टाइम से आप लोग आगे बढ़ते चले जाओगे ना, आपको प्रेशर फील नहीं होगा। वरना दिसंबर ऑलमोस्ट हाफ जा चुका है, जनवरी बहुत स्पीड से जाएगी, फरवरी है ही बेचारी 28 दिन की। धीरे धीरे आपको समय कम होता नजर आएगा, सिलेबस कम, आप हर दिन आपका सर सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। अरे पहले जाग लो, बाद में रोने की जरूरत नहीं है, वरना बाद में तो परेशान होना ही है। सीखो बच्चों, आपको मैं ही समझा सकता हूं, और मैं समझाऊंगा, हर हालत में समझाऊंगा, सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा। मेरे डांटने से बुरा मानना, 50 बार बुरा मानो, क्या फर्क पड़ता है यार? आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, वरना मैं भी तो अपने घर पर आराम से रोटी खा के आराम कर सकता हूँ। सिर्फ ये कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। स्थिति चारों ओर इतनी बिगड़ी हुई है, सिलेक्शन जिन बच्चों को चाहिए उन्हें होना चाहिए भाई।
मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। लिखे हुए इन सेंटेंसेस को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अभी अभी हम लोगों ने एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश की, और अगर हमारे सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बच्चों इससे ऊपर लिखे हुए सेंटेंस पर थोड़ा दिमाग लगाएं। मेरे सामने लिखे हुए सेंटेंस में अगर ध्यान से हम देखें तो ये कंडीशन इफ के साथ बनाई गई है। आगे अगर हम देखें तो ये जो भी कुछ है ये रिजल्ट है। मैं फिर से इस बात को कहना चाहूं, अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बॉस का फोन आया, आज नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब फिर मुझे लगा कि मुझे शायद जाना होगा। इसका मतलब जो भी कंडीशन हमारे सामने है उसके रिजल्ट को हम बताने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट हमारे मूड पर डिपेंड करता है, और मूड को बताने के लिए हम लोगों को चाहिए मॉडल एक्सिलरी। ठीक है भाई। अब मॉडल एक्सिलरी का अगर हम लोग यूज करते हैं तो मॉडल एक्सिलरी हमारे सामने दुनिया भर के हैं, उन्हें हम एक अलग टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, तो अब इस बात को थोड़ा सा सेंटेंस नंबर 1 के साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 लिखा है हमारे सामने, इफ यू गो टू मार्केट ब्रिंग अ पेन फॉर मी। तो ये तो आपको समझ आ ही गया कि लिखे हुए रिजल्ट के अंदर हम लोगों को मॉडल एक्सिलरी लगानी होगी। ठीक है, पहली बात। अब मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करूं तो इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आता है, भाई अगर बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए एक पेन लाना। मैं किसी इंसान को एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सजेशन। तो बेटा सजेशन के लिए मुझे इस लिखे हुए रिजल्ट में शुड का यूज करना होगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है बेटा कि इस लिखे हुए सेंटेंस में रिजल्ट में आप शुड कहां पर यूज करोगे। अब अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो आप लोगों को ये समझ आया सर शुड का तो हम जिक्र कर लें इस लिखे रिजल्ट में, लेकिन सब्जेक्ट के नाम पर तो कोई चीज है ही नहीं। अब सब्जेक्ट अगर नहीं है तो शुड को मैं कहां लिखूं? आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो ये लिखी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये लिखा हमारे सामने ऑब्जेक्ट। अरे भाई हाँ है ना, हमारे पास इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये लिखा हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसके पास सब्जेक्ट नाम की तो चीज है ही नहीं। ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम कहने की कोशिश करें तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं भैया? इंपैरेटिव सेंटेंस। तो भैया ऐसे इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा नहीं होता, शुरुआत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई मिलती है। तो इस शुड का जिक्र अब रिजल्ट में अगर मुझे नहीं मिला तो इस शुड का जिक्र हम लोग लेकर आने की कोशिश करेंगे इस लिखे हुए सेंटेंस की कंडीशन में, और ये हुआ हमारे पास करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इसको लेकर मैं छोटी सी बात आपके सामने रख लेता हूं, थोड़ा सा इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। देखो बच्चों कहानी क्या बनती है थोड़ा ध्यान से देखें। इफ के साथ हम कंडीशन बताते हैं, अरे भाई हाँ है ना, इफ के साथ हम कंडीशन बताते हैं और आगे जो भी है वो हम लोगों का रिजल्ट हुआ। अब ऐसा लिखा हुआ रिजल्ट अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमें लिखा हुआ मिलता है, कायदे से अगर हम कहें तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस की खास बात यह हुई कि इनमें सब्जेक्ट नहीं हुआ। अब सब्जेक्ट अगर नहीं तो फिर इस लिखी हुई मॉडल एक्सिलरी का यूज कहां करें? इसीलिए ऐसे मामले में हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के इमीडिएट लिखने की कोशिश करते हैं शुड,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आगे का सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस पर दिमाग लगाते हैं। सेंटेंस हमारे सामने लिखा है इफ दे कम लेट प्लीज गाइड देम। लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर से वही इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं इसके पास। तो जो हमारे सामने कंडीशन लिखी है इस कंडीशन में ही हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं शुड। क्लियर है? एक बार आखिरी क्वेश्चन पर भी फोकस करते हैं, एक बार लिखे हुए आखिरी क्वेश्चन पर भी हम फोकस करते हैं। इफ शी फॉरगेट्स द बुक्स गिव हर योर्स। अब यहां फिर से वही बात आ गई हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस होने के नाते जो भी ये कंडीशन लिखी है इस कंडीशन में हम लोगों को मॉडल एक्सिलरी शुड यूज करनी होगी। तो पहले तो इसे हमने हटाया और यहां लिखी हुई बातचीत में हम लोगों ने शुड का जिक्र किया। ठीक है बच्चों, मुझे एक बात याद आ रही है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी और पिछली क्लास में भी एक लॉजिक को समझा था, उसे हमने कहा था इन्वर्जन। क्या कहा था बच्चों? फिर से बोलो जरा, इन्वर्जन। क्या कहा था? मैं लिख लेता हूं। हम लोगों ने एक लॉजिक को समझने का काम किया था इन्वर्जन। और इन्वर्जन ये कहता है कि जो भी हमारे पास लिखी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, याद रखना हर एक स्ट्रक्चर का इन्वर्जन नहीं होता। आपके मन में ये सवाल उठे इसलिए पहले ही मैं बता देता हूं, हर एक सेंटेंस का कंडीशन में इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है जी? जिस शुड की हम बात कर रहे हैं इस शुड को हम उठाकर इस इफ की जगह पर रखते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत में बच्चों क्या लिखवा दिया आप लोगों ने? शाबाश, क्या लिखवा दिया भाई? शुड। अब इस शुड के ठीक बाद आपने लिखा सब्जेक्ट, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सारी की सारी बात कंडीशन हुई बेटा। और रिजल्ट के नाम पर अगर हम कहें तो रिजल्ट के नाम पर हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या चाहिए बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक काम करते हैं, इस आखिरी सेंटेंस का इन्वर्जन करके देखते हैं। इस लिखे हुए शुड को उठाया हमने, इफ की जगह पर रखा, ये हुआ जी हमारे सेंटेंस की शुरुआत शुड। उसके बाद शी फॉरगेट द बुक्स कमा गिव हर योर्स। ठीक है बेटा? ये आपके पेपर में अगर बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनता है तब ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है। आपको इतना कुछ सीखना है जिसकी संख्या लिमिट में नहीं है, आपको इतना कुछ सीखना है। अब इतने कुछ सीखने के सिलसिले में अगर हम बेवजह की चीजों पर टाइम लगाएं तो वो मूर्खता है। एक काम करते हैं, एक और इन्वर्जन करके देखते हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस का इन्वर्जन मुझे करना है भाई इस लिखे हुए सेंटेंस का इन्वर्जन करते हैं फटाफट से, बोलो और मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले इस शुड का इफ की जगह लिखेंगे हम जिक्र। ये लिखा भाई सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट के नाम पर हम लोगों ने लिखा दे। करेक्ट हुआ? आगे जो भी है हमारे सामने वर्ब और उसके बाद जो कही बात वो एज इट इज। जो भी ये लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसी की ठीक बात एज इट इज लिखने की हमने कोशिश की। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा यहां तक का जिक्र। पहले एक बार इसे ध्यान से देखो, ये इन्वर्जन इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कंडीशन कैसे बदलता है, थोड़ा इसका ध्यान रखें प्लीज। एक बार ध्यान से देखो बच्चों, फिर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बातचीत को थोड़ा ध्यान से देख लिया होगा दोस्तों। ये आपकी अदर कंडीशन से जुड़े हुए सवाल हैं। ठीक है बेटा? यहां तक की वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि कल जो हम लोग बातें करेंगे वो आपकी इस कंडीशनल सेंटेंसेस की और भी गहरी बातें हो सकती हैं। क्लियर है?
तो अब भैया मैं रुक रहा हूं, अब मुझे लगता है थोड़ा सा समय आप लोगों की गुफ्तगू के लिए, थोड़ी गुफ्तगू के लिए। सर प्लीज लगा है, एक बार देखना क्या कह रहा है सर ये। सर प्लीज लगा है कोई और मॉडल लगा सकते हैं तो क्या ये डाउट है सर, प्लीज क्लियर कर दें। कोई भी मॉडल एक्सिलरी यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉडल एक्सिलरी यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉडल एक्सिलरी यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल एक्सिलरी यूज करने से पहले मॉडल एक्सिलरी होती क्या है ये भी तो समझाऊंगा ना यार। आप इतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं, कोई डाउट आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तक कि आज तक का जो भी मेरा डाउट था वो अब क्लियर हो रहा है, खुद ही क्लियर होगा बेटा, सीधी सी बात है। हमारा तो एक सीधा सा लॉजिक है भाई, आप सिर्फ सुनते रहो, समझते रहो, आपके दिल में कोई सवाल होगा, मैं खुद ब खुद उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा। दैट्स इट। किसी भी सेंस में, किसी भी सेंस में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। डाउट दो ही वजह से आते हैं बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना। और मैं इसके बाद कभी उम्मीद नहीं करता कि पढ़ने पढ़ाने के बीच में आपके कोई भी कमेंट आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसकी खास वजह सिर्फ इतनी ही है। पुष्कर साहब क्लोज टेस्ट हम सिलेबस के आखिर में लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेरी बुक में। वो कैब स्पेशल बैच ज्वाइन करें या नहीं? सर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। प्लेटफॉर्म गुड नाइट सर, लव यू। ठीक है, लव यू तो कोई बात नहीं, बच्चों के चक्कर में सबका टाइम खराब ना हो। सुनील मैं आपको खराब कर दूंगा बेटा अगर ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो। कभी कभी क्लास में टेक्निकल एरर आता है, उसको देखने के लिए हम लोगों को कमेंट्स देखते रहने पड़ते हैं, तो आप प्लीज ज्ञान ना बांटें, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हर रोज वोकैबुलरी डिस्कस होती है, आज नहीं हुई होगी। उसकी खास वजह मैंने आपको बताई दी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करें। भारत दोबारा से देखना बेटा लेक्चर को, आप शायद ज्यादा समझदार इंसान हैं। बस कल हमारा टेंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पीडीएफ अपलोडेड है, कल हम लोग प्रैक्टिस वाले सेशन पर भी पहुंच जाएंगे। चलिए आप अच्छे से अपनी रिवाइज करें सारी की सारी बातों को। फाइन, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, पढ़ें अच्छे से और ध्यान लगा के अपनी चीजों को रिवाइज करें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।